आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक्ट्रेस, डबिंग आर्टिस्ट और राइटर हेमा चंदानी जी को। हेमा चंदानी जी, आपका हम विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार ममता जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमने सुना है कि आपका नाता रेडियो से बड़ा गहरा रहा है और रेडियो से शुरुआत हुई आपकी एक्टिंग की दुनिया की। तो सबसे पहले चलिए रेडियो की दुनिया में चलते हैं। बताइए, रेडियो के सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? जी, मैं 1999 में जयपुर में मैं एक प्ले मैंने किया था। राजस्थान सिंधी नाटक साहित्य अकेडमी का एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती एज एन एक्ट्रेस जी। तो उसमें मेरा वन एक्ट प्ले था जहाँ पे मैंने सिंधी प्ले परफॉर्म किया था और उसमें मैंने बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड लिया था। तो वहीं से मुझे जयपुर रेडियो स्टेशन से ऑफ़र आया सिंधी में कैजुअल अनाउंसर के लिए। फिर मैंने वहाँ पे ऑडिशन दिया और मैं पास हो गई और उसके बाद फिर मैंने कई साल वहाँ पे एज ए कैजुअल अनाउंसर सिंधी डिपार्टमेंट में मैंने काम किया। जी, तो सिंधी से हिंदी में कैसे आई, बताइए। हिंदी तो मेरा पहला प्यार है। हालांकि मेरी जो भाषा है मदर टंग वो सिंधी है, लेकिन हिंदी से मुझे बहुत प्यार है और अभी तक भी मैंने जितना काम किया है हिंदी में किया है। सिंधी भी मैंने काफ़ी सारे प्लेज लिखे हैं जी। इवन मैंने मुंबई में भी काफ़ी सारे प्लेज लिख के डायरेक्ट भी किए हैं, जिसके लिए मुझे सिंधु नवरत्न अवार्ड दिया गया जी। लास्ट मैंने प्ले डायरेक्ट किया था 2019 में, सिंधी प्ले सस्सी पुन्नो, जो कि एक लव स्टोरी रही है, काफ़ी फेमस है वो। तो वो मैंने डायरेक्ट किया था, लेकिन हिंदी मेरा पहला प्यार है और हमेशा रहेगा जी। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हेमा जी बहुत सारे विज्ञापन करती हैं और डांस की प्रस्तुतियां भी दी हैं इन्होंने, और आर्टिस्ट एक्ट्रेस तो है ही हैं। आप सब ने इन्हें टेलीविज़न के पर्दे पर खूब देखा होगा। हम हेमा जी आपसे पहले ये जानना चाहते हैं कि राजस्थान से मुंबई का सफ़र कैसे तय किया, कैसे आए मुंबई आप? राजस्थान से मुंबई का सफ़र मेरी ज़िंदगी में, अगर मैं सही बताऊं तो मैंने ज़िंदगी में कभी कुछ प्लान किया नहीं, चीज़ें होती गई। हाँ, एक मेरी माँ का सपना ज़रूर था, वो हमें मुंबई लेकर आई थी आई थिंक 1997 में जी। और मुझे और भाई को, मेरे बड़े भाई थे जो कि अब नहीं रहे, वो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, तो माँ उन्हें म्यूज़िक डायरेक्टर बनाना चाहती थी। तो हमें मेरी माँ ही पहली बार मुंबई घुमाने लेकर आई थी और यहाँ से जाने के बाद जो भी चीज़ें उन्होंने सोची थी वो हो नहीं पाई, क्योंकि उन्हें वो बीमार हो गई थी और उन्हें पैरालाइज हो गया था, किसी गिर विर गई थी वो, तो वो सारी चीज़ें वहीं स्टॉप हो गई थी। फिर 99 में मम्मी थोड़ा ठीक हुई और भाई को उन्होंने जब बॉम्बे भेजा, तो उसके बाद 2006 में मेरी माँ ने ही मुझे मुंबई भेजा, क्योंकि वो इसीलिए भेजा था क्योंकि जयपुर में जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, मेरी पढ़ाई हुई है शास्त्रीय संगीत से, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की डिग्री मैंने हासिल की है शास्त्रीय गायन में। तो कॉलेज के दौरान मेरे भाई बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड थे, तो कॉलेज के जितने प्रोग्राम्स थे वो हमें कंपोज करने को दिए जाते थे, मेरे भाई को। और उस दौरान पहली बार जयपुर दूरदर्शन के लिए देशभक्ति गीतों का एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें मैंने पहली बार एक देशभक्ति गीत लिखा था। मेरी लेखन की शुरुआत वहाँ से हुई थी, जो कि मेरे बड़े भाई ने कंपोज किया, जो कि जयपुर दूरदर्शन पे प्रसारित हुआ था। तो वहाँ से मेरी लेखन की शुरुआत हुई। उसके बाद मैं वहाँ पे मंच भी गाया करती थी, जैसे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, फिल्मी गाने। गीता दत्त जी को मैं आवाज़ देती थी, मेरी आवाज़ उनसे थोड़ी मिलती है ऐसा लोग कहा करते थे। तो मैं मंच पर गा रही थी, तो मुझे किसी वहाँ के जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए मेरा सीरियल गाइए जयपुर दूरदर्शन के लिए। मैं अपनी करियर की शुरुआत बता रही हूँ कि बॉम्बे तक का जो मेरा सफ़र रहा, जयपुर से शुरू हो गया था। तो फिर जब उन्होंने मुझे मुलाकात के लिए बुलाया तो उन्होंने कहा नहीं, कंपोज भी आप कीजिए, सब पूरा आप तो हमें बना के दे दीजिए। जी जी। तो फिर मेरे भाई कॉलेज में ही हम लोग पढ़ रहे थे, तो फिर वो भी म्यूज़िक कंपोज़र करते ही थे जी। तो हमारे लिए बहुत अच्छा चांस था। बोले हमें 3 दिन में पूरा सब कुछ रेडी चाहिए, मतलब रिकॉर्ड होके जी। तो हमने मेरा पहला लेखन, दूसरा लेखन वहाँ से था कि रात में बैठ के मैंने वो सीरियल लिखा। दूसरे दिन हमने सुबह कंपोज करके उनको सुनाया और तीसरे दिन हमने जयपुर का राजस्थान पत्रिका का स्टूडियो था आमेर में, उसकी पहली रिकॉर्डिंग भी हम लोगों ने की। वहाँ पे हमने 3 दिन में रिकॉर्ड करके। कौन सा सीरियल था? ये सीरियल था फिल्मी जंक्शन और ये 2 साल बजा जयपुर में जी जी। मतलब
टाइटल सॉन्ग भी मेरा था और गाया हुआ भी मेरा था। उसी से मुझे दूसरा सीरियल मिला हंसते हंसाते एक जयपुर में, वो भी काफ़ी चला और उसको भी मैंने ही लिखा, टाइटल सॉन्ग मैंने गाया और भाई का कंपोज था। तो ये हमारी जयपुर में मतलब एक कमर्शियल यात्रा मेरी लेखन की और सिंगिंग की शुरुआत हो चुकी थी। उस समय भाई हम दोनों काफ़ी काम कर रहे थे, कॉलेज में भी एक हमारा अच्छा रेपो बन चुका था, हम लोग साथ ही पढ़ते थे। तो उसके बाद फिर वहाँ पे कुछ बीएमबी प्रोडक्शन जब केसी बुकौड़िया सर का जयपुर में खुला, वहाँ से भी हमें कुछ एल्बम कंपोज करने का ऑफर आया। हालांकि वो चीज़ें बाद में कुछ वजह से वर्कआउट नहीं हो पाई थी। तो फिर मैं लिखती चली गई। फिर मैंने बीच में गज़लें सीखी, हुसैन ब्रदर्स हैं तो उन्होंने मुझे गाना सुना तो उन्होंने कहा नहीं आप गज़लें गाइए। तो ऐसे करके फिर एक सर्किल बढ़ता गया। तो उन्होंने जब अपने बेटे का एल्बम लॉन्च किया, जावेद हुसैन का पहला एल्बम था अहमद हुसैन सर के बेटे का, तो उसमें भी 2 गीत उन्होंने मेरे लिए और मेरे भाई ने कंपोज किए, जो कि लॉन्च हुआ था एल्बम वो भी। जी। तो ऐसे करके एक यात्रा मतलब मेरा जयपुर में शुरू हो गई थी, लेखन की और सिंगिंग भी चल रही थी मेरी। उसके बाद फिर भाई मेरे 1999 में मुंबई आ गए। तो मुंबई आके उन्होंने कुछ एल्बम किए अनूप जलोटा जी सर के लिए। तो फिर यही होता था कि वो वहाँ पे कंपोज कर रहे हैं। उस समय मोबाइल्स नहीं होते थे, लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, फिर वो डायल किए जाते थे, एसटीडी पे जाके फोन करते थे। हेमा धुन सुनाते थे, फिर मैं वो फोन पे टैप रिकॉर्डर रख के उसकी धुन रिकॉर्ड करती थी भाई की, और फिर उस धुन पे कैसेट में बार बार बजा बजा के मैं फिर उस पे मीटर पे भजन लिखती थी। मतलब मैं होली का एक एल्बम कर रही थी अनूप जलोटा जी के लिए। तो वो पूरा एल्बम ऐसे तैयार हुआ फोन पे। फिर भाई घर पे आए, सारे अंतरे वगैरह पूरा एल्बम लिखवा के फिर पूरा रिकॉर्ड करके ले गए। वो एल्बम मुंबई में रिकॉर्ड हुआ। तब सिर्फ कैसेट्स चलते थे, सीडी वगैरह कुछ नहीं आए थे। वो उस लेवल पे रिलीज नहीं हो पाया क्योंकि उसके प्रोड्यूसर की डेथ हो गई। बट अनूप जी के साथ मेरा एक काम रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद अनूप सर फिर जयपुर आए थे अपने प्रोग्राम के लिए। तो आए थे तो उन्होंने फिर मुझसे मिले पहली बार वो, और उन्होंने मुझसे भजन वजन लिए, उसको भी उन्होंने अपनी कैसेट्स निकाली और मुंबई में रिलीज किया। तो ये एक मेरी यात्रा जो थी वो पहले जयपुर से ही शुरू हो गई थी। और जब मैं 2001 में पहली बार मुंबई आई, मैं राइटर एसोसिएशन के मेंबर बनने आई थी। मेरा कोई गाना वाना चोरी हो गया था जयपुर में, तो मुझे किसी ने सलाह दी। यहाँ पर हमें लगता है कि पहले आपने जो सुरीले सफ़र की शुरुआत की है, एक गाना होना चाहिए। आपने जिक्र किया कि आपने संगीत भी सीखा, शास्त्रीय संगीत भी, उसमें आपने एमए किया, मास्टर डिग्री हासिल की। तो बताइए कौन सा गाना सुनवाएं। और आपने ये भी कहा कि गीता दत्त से आपकी आवाज़ मिलती रही है, लोग ऐसा बोलते थे, तो गुनगुना के सुनाइए आप 2 लाइन गीता दत्त जी का, जो आपको पसंद हो, जो आप श्रोताओं को सुनवाना चाहती हैं, आपकी ओर से गाना। अच्छा मेरी जो मैं गाया करती थी गीता दत्त जी का, मैं गाती थी मेरा नाम चिन चिन चूं, जिसकी हमेशा वंस मोर डिमांड होती थी। क्या बात है। अभी तो शायद उतना अच्छा नहीं गा पाऊँ, बाबूजी धीरे चलना। तो आप जो कहें दोनों में से मैं जी आप गुनगुनाएं एक लाइन, हम यहाँ से प्ले करेंगे। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अब हम एक बार वापस लौटते हैं आपके सुरीले सफ़र की ओर कि आप मुंबई आई और जाने माने भजन सम्राट अनूप जलोटा जी से मिली और उनके लिए आपने वो रिकॉर्डिंग की, वो यादगार बातें साझा कीजिए। फिर आगे सफ़र कैसे मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि जब मैं कार्ड बनवाने आई राइटर एसोसिएशन का, तो मुझे कहा गया कि कार्ड ऐसे नहीं बनता, आपका कुछ रिलीज होना चाहिए। और मेरे जीवन में कभी कभी चीज़ें बहुत सारी एक साथ होती है। मैं मुंबई उतरी और पहले मेरे भाई मुझे अनूप जी सर से मिलवाने ले गए, उनकी आजीवसन में रिकॉर्डिंग चल रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा आपका कैसेट रिलीज हो गया है, आपको मिला? मैंने कहा नहीं। उसके बाद मैं गई राइटर एसोसिएशन कार्ड बनवाने के लिए, जहाँ पे शर्त रखी गई कि आपका पहले रिलीज होना चाहिए, तब आपको मेंबर बनाया जाता है। और मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि मेरे पास वो था। और मैं आधे घंटे के अंदर राइटर एसोसिएशन की मुझे मेंबरशिप प्रदान कर दी गई रेगुलर। और वो कैसेट मुझे नेक्स्ट डे अनूप सर ने मुझे दिया। मतलब एक चीज़ें कि बाय गॉड ग्रेस, मतलब ईश्वर की कृपा से जो चीज़ें होनी होती हैं। शायद मुंबई मुझे बहुत प्यार करती है और मुंबई देवी का आशीर्वाद रहा, मुंबई ने मुझे जगह दी। मैं मुंबई का शुक्रिया अदा करती हूँ, इस धरती का शुक्रिया अदा करती हूँ, यहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ
कि यहाँ मैं जब जब आई हूँ मुझे बहुत प्यार, बहुत सम्मान और काम मिला है। कहा भी जाता है कि मुंबई माया नगरी है, सपनों की नगरी है, और एक बार जो मुंबई आता है तो फिर अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद में जुट जाता है, और आप भी जुट गई। पीछे लौटते हैं आपके लेखन की ओर। आपने बहुत सारे धारावाहिक लिखे, दूरदर्शन धारावाहिक, जिसमें से कसक हमें याद आ रहा है। तो इस धारावाहिक से कैसे जुड़ी, कैसे मौका मिला आपको? मैं जब मुंबई में 2006 में आई थी, मैं ये पहले जो मैंने बात बताई 2001 की बात बताई, फिर मेरा कार्ड बना और मैं 8 दिन के लिए आई थी और मैं 6 महीना रह गई, बिकॉज मुझे कुछ एल्बम यहाँ पे लिखने को मिल गए थे। फिर मैं 6-8 महीना रह के वापस जयपुर लौट गई मैं, और फिर वहाँ जाके मैंने सर्विस ज्वाइन की। और फिर 2006 में मेरी मम्मी ने मुझे वापस मुंबई भेज दिया। उन्होंने कहा कि जब तुम काम ये कर रही हो तो जयपुर में रह के क्या कर रही हो, तुम भाई के साथ लिखती हो तो तुम जाओ, और नौकरी करनी है तो मुंबई में जाके करो, अपना लिखो, क्योंकि भाई बहन की हमारी जोड़ी थी, लोग साथ में काम करते थे। तो मैं आ गई भाई के पास रहने। और फिर 2006 के बाद से मुझे एक जुनून हुआ करता था कि मैं राज कपूर साहब की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ, और मुझे लगता था कि मैं उनकी तरह फिल्में लिखूं, फिल्में बनाऊं, मतलब बचपन में एक होता है ना। सो आई लव दैट। कभी मुझे याद आता है कि मैंने शायद कॉलेज टाइम में कुछ कोरियर से कुछ किताबें मंगवाई थी फिल्मी से रिलेटेड। तो राज कपूर जी के बहुत, तो मैं सबको कहती थी, अपने दोस्तों को, मैं गीत लिखा कि मुझे स्क्रीन प्ले करना है, स्क्रीन प्ले करना है। तो बोले ठीक है करो। तो एक मुझे प्रोसेस दोस्तों से पता चला और मैंने लिखना चालू किया, स्टोरीज डेवलप चालू किया। तो वो स्टोरीज मेरी कहीं पे किसी प्रोडक्शन हाउस में पहुंची और मुझे वहाँ से बुलाया गया सीरियल लिखने के लिए, जो कि मेरे लिए बहुत खुशी का पल था। और इतना खुशी का पल था, मतलब मैं थोड़ा डर गई थी और मैंने लिखने से मना कर दिया था। अच्छा। 2007 में मुझे शरद चंद्र जी का नॉवल है ग्रहदाह जी, जो शरद चंद्र जी ने लिखा है, उस पे एक सीरियल बन रहा था जो डीडी नेशनल से था, और मुझे उसका स्क्रीन प्ले करने को कहा गया एज ए एसोसिएट राइटर, और मैंने साफ मना कर दिया। अच्छा। मैंने कहा कि मुझे नहीं आता। तो बोले आपको सीखना है ना, आपको स्क्रीन प्ले करना है ना, आपको सपने पूरे करने, तो आप करिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ये किताब ले जाइए, अगर आप मना कर देंगे तो फिर मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, बट मुझे पता है आप लिख लेंगे और आप ही लिखेंगे। और मैं वो किताब लेकर गई, मैंने नॉवल पढ़ा, 3 घंटे में मैंने ख़त्म किया। 100 पेज का नॉवल था और मैंने हाँ कर दिया। वो मेरी एज ए स्क्रीन प्ले राइटर मेरा पहला सीरियल था ग्रहदाह। वो कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने किया था कभी सास कभी बहू डीडी नेशनल के लिए, अगेन मैंने लिरिक्स राइटर काम किया। उसके बाद फिर मैंने एसोसिएट छोड़ा, फिर मुझे इंडिपेंडेंटली सीरियल मिलना शुरू किए। एक शो आता था पिया का आंगन, जो कि मुझे डायरेक्टर की तरफ से मुझे लिखने का ऑफर मिला था। उनके लिए बहुत पहले मैंने कुछ गाने लिखे थे जो कि फिल्म नहीं बन पाई थी। तो जब मैंने पिया का आंगन के डायलॉग लिखना शुरू किए तो उसी प्रोडक्शन का फिर कसक सीरियल आया, सेम प्रोडक्शन का था जी जी। तो कसक सीरियल मुझे वैसे मिला। पहला उनका शो था पिया का आंगन, जो कि नंबर 1 टीआरपी था, उसके डायलॉग्स में किया करती थी, वहां से मुझे कसक मिला। फिर वहां से मुझे कश्मकश जिंदगी की मिला जी, मतलब जी। काम से मुझे ऐसे काम मिलता चला गया। और आप एक जानी मानी राइटर बन गई। मुझे कितना प्यार है तुमसे गुनगुनाएंगे? मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है, मुझे कितना प्यार है तुमसे। क्या बात है, क्या बात है। तो और आपने भी बातचीत के दौरान जिक्र किया था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सीरियल से जुड़ी आप। नहीं, और मेरा सीरियल था कभी सास कभी बहू, वो भी डीडी नेशनल का था जी जी। बालाजी वाला अलग है। अच्छा अच्छा, ओके। कभी सास कभी बहू इस सीरियल शीर्षक गीत मैंने लिखा था और मेरे ब्रदर ने उसको कंपोज किया था जी जी। और उसके बाद फिर आपने विज्ञापन बहुत सारे किए। विज्ञापन की दुनिया से कैसे जुड़ी? क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग से पहले हमने आपका एक चॉकलेट का विज्ञापन देखा, बड़ा ही बेहतरीन विज्ञापन, जिसमें आप भरपूर बड़ी जोशो खरोश के साथ नृत्य कर रही हैं। इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। मैं 2011 तक मैं लेखन की दुनिया से जुड़ी रही, मैंने कंटिन्यूसली काम किया। उसके बाद जो मेरी माताश्री हैं वो चाहती थी कि मैं अभिनेत्री, शुरू से उनके मन में कहीं ना कहीं था कि ये लड़की
15-16 घंटे बैठ के डेली सोप लिखती है। वो जब मुंबई मुझसे मिलने आया करती थी तो मैं बात भी नहीं कर पाती थी, बिकॉज डेली सोप की जो दुनिया होती है वो एक मजदूर, मतलब आपको सुबह सेट पे जाने होते हैं डायलॉग्स, तो आपको 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे आपको लिखना ही पड़ता है। तो उन्हें लगता था ये लड़की तो कमरे में बंद हो गई है, मतलब ये तो कहाँ ऐसे लिखती रहेगी तो क्या होगा। सो उन्होंने मुझे उस दुनिया से निकाला, उन्होंने कहा बंद करो ये सब, जीना सीखो। और मैं थिएटर उन दिनों में लेखन के साथ साथ थिएटर कर रही थी। मुंबई में मैं सिंधी थिएटर कर रही थी। जी जी। जो साल में मैं 2 प्ले होते थे हमारे। तो फिर मम्मी ने मुझे कहा, मैंने कहा मम्मी ऐसे थोड़ी ऑडिशन देना पड़ता है। तो बोली दो ना ऑडिशन। मतलब तुमने दूरदर्शन पे इतने, बचपन से मैं डांस के प्रोग्राम्स बहुत किए हैं जयपुर दूरदर्शन पे। मंच मैंने बहुत, मतलब 7 साल की उम्र से मैं नृत्य करती आ रही हूँ, तो मैंने मंच बहुत किया 7 साल की उम्र से। मम्मी ने ही मुझे नृत्य की दुनिया में डाला था सिखाने के लिए। तो करते 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 फिर मैंने कुछ साल डांस सिखाया भी था। जब मैंने स्कूल में टीचिंग भी किया था एज ए डांस टीचर, म्यूज़िक टीचर, ड्रामा टीचर। मैं हेड रही अपने CBSE स्कूल में। मैं 5 साल मैंने जॉब भी किया था जयपुर। अच्छा। तो फिर मम्मी ने मुझे अभिनय की दुनिया में, मम्मी ने कहा दो ऑडिशन आप। तो हमने ऑडिशन दिया, तो टचवुड की मुझे पहले ऑडिशन में कामयाबी मिली और मुझे पहला डेली सोप मिला, बिकॉज वो एक ETC राजस्थान चैनल लॉन्च हुआ था और मैं थी राजस्थान से, तो उन्हें राजस्थानी बोलने वाले कलाकार चाहिए थे। तो मुझे लीड मदर का रोल मिल गया। अच्छा। मुझे लगा माँ का आशीर्वाद लग गया, ये तो मतलब भाई कमाल हो गया। अभिनय नया नहीं था, बट कैमरा के लिए थोड़ी सी चीज़ें थी। तो लेकिन वो कहते हैं ना कि बड़े लोगों का पहला काम हमेशा बंद हो जाता है जब आपको कुछ बड़ा मिलना होता है। तो वो भी चैनल ही लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन मुझे 2 शो मिले थे डेली शो। तो उसके बाद से फिर उन दिनों सावधान इंडिया चालू हुआ था, जो अभी तक चला आ रहा है शो। जी जी। एपिसोडिक्स बहुत सारे शोज चालू हुए थे, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, CID तो शायद काफी पुराना है उससे भी। तो मुझे उनमें लीड मदर का काम मिलना चालू हो गया, अभिनय का। तो शायद ये माँ का आशीर्वाद कहूँ, उनकी विश कहूँ कि मुझे सफलता मिलनी चालू हो गई। मतलब मैं, ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल नहीं था, इतना आसान नहीं था काम मिलना, ऑडिशंस बहुत देने पड़ते थे, लेकिन मेरा अभिनय की यात्रा चालू हो गई। और फिर 2015 में मुझे ये जो कैडबरी का जो मेरा चॉकलेट, 2015 में मुझे चॉकलेट का विज्ञापन मिला मेरे डांस स्किल की वजह से। मैंने 4 साल ऑडिशन दिए लगातार विज्ञापन के। उससे पहले मैं सिर्फ टीवी कर रही थी, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, CID बहुत किया था मैंने, लेकिन मैं कुछ नया करना चाहती थी और मैं ऐड के ऑडिशन देती थी। और मेरा ऐसा माइंडसेट बन चुका था कि बेटा जाओ ऑडिशन तो दे आती हूँ मम्मी, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अच्छा। मतलब मैं इसी माइंडसेट के साथ जाती थी और ऑडिशन के बाद यही बोलती थी कि मम्मी मैंने दे तो दिया बट सिलेक्शन नहीं होगा। और सिलेक्शन हो जाता था। हाँ, सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा 4 साल तक। अच्छा। किसी भी ऐड के मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और जब मैं ये ऐड का मैंने ऑडिशन दिया, तो मतलब ऐड के ऑडिशन के बाद से मैं रोज सोचती थी मेरा इसमें सिलेक्शन होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ, मेरा शॉर्टलिस्ट तो होना चाहिए था। मतलब मेरे मन में ये बात घर कर गई, क्योंकि मैं बचपन से नृत्य कर रही हूँ कि बेटा इसमें तो होना चाहिए था, इसमें क्यों। मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसे अंदर हो गया कि तू डांस में फेल हो गई। एक मैं मम्मी को बोलती थी मम्मी दोबारा ऑडिशन दो, चलता रहता था। इस ऐड का ऑडिशन काफी महीने चला था, 1.5 से 2 महीना। मम्मी कहती थी नहीं होना होता तो हो जाता। और 1.5 महीने बाद मुझे कॉल आया और मैं तो मतलब खुशी से उछल पड़ी। क्या बात, मतलब इनका शॉर्ट लिस्ट तो हुआ कम से कम, मतलब मुझे ये था। और फिर मैंने ये ऑडिशन शॉर्टलिस्ट हुआ, फिर मुझे री ऑडिशन के लिए बुलाया गया, डायरेक्टर्स ऑडिशन था, वो ऑडिशन मैंने पास किया जी। और ऐसे करके मुझे ये ऐड मिला। पहली बार मेरे दिल से आवाज़ आई थी कि ये होना चाहिए था जी, और जी, वो हो गया। और वो हो गया। तो कई बार इंट्यूशन होता है और वो सच हो जाता है। हाँ। तो इसलिए निराश भी नहीं होना चाहिए, आपकी बातों से ये लग रहा है। आई लव डांस, तो हाँ। मुझे लगता था कि, तो ये जो विज्ञापन था, आपने चॉकलेट का विज्ञापन, बहुत आपको एक अच्छा सुनहरा मौका मिला। इसकी किस तरह से शूटिंग हुई, इससे जुड़ी हुई कोई खास बात बताइए हमारे श्रोताओं को कि कैसे डांस कितने घंटे करने पड़े, क्या कोरियोग्राफर ने आपको सिखाया या खुद आपने सीखा, चूंकि आप डांसर रही हैं? ये जब हम शूट पे जा रहे थे तो मैंने पूछा था डायरेक्टर सर को, मुझे बहुत, क्योंकि मैं सरोज खान जी की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ जी जी। मुझे दिल था कि मैं ज़िंदगी में कभी उनसे मिलूं और उनके निर्देशन में डांस कर पाऊँ। और जब मैंने फिल्म में जब पहला नृत्य किया था, आई वॉज 15-16 ईयर ओल्ड। मेरी पहली फिल्म है राजस्थानी फिल्म चांदा थारे चांद ने, जो कि जब मैं स्कूल में पढ़ रही थी
तब मैंने वो की थी, और उसमें मुझे डांस के लिए ही बुलाया गया था। उसके डांस डायरेक्टर थे सत्यनारायण जी, जो कि राज कपूर साहब की फिल्मों के डांस डायरेक्टर हुआ करते थे। तो उस समय जब मैं उस फिल्म का शूट कर रही थी, तो गाने के शूट के दौरान उन्होंने मेरी माँ से कहा था कि ये बच्ची आप मुझे दे दो, ये बहुत अच्छी डांसर है, मैं इसे अपना असिस्टेंट बनाऊंगा। वाह वाह। तो मैं ये बात भूल गई थी, मुझे अभी याद आई। तो मैं मम्मी के पीछे छुप गई थी, क्योंकि मैं बोलती भी नहीं थी, बहुत छोटी थी। मम्मी ने कहा ये देखो इसकी हालत, ये बात ही नहीं करती सेट पे, ये कहीं नहीं जाएगी। मैं छुप गई थी मम्मी की। मम्मी ने कहा देख लो ये नहीं जाएगी। तो उस समय मतलब ये था कि मुंबई शायद मुझे उनका आशीर्वाद लग बुला रही है मुंबई। तो फिर वही चीज़ थी, तो मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी थी। मैंने कहा सर इसके डांस डायरेक्टर कौन होंगे, मुझे लग रहा था कोई बहुत बड़े डांस डायरेक्टर से मैं मिलूं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप तो इतनी अच्छी डांसर है, आपको डांस डायरेक्टर की क्या ज़रूरत है। क्या बात है। सो ये शूट हुआ लखनऊ में। और इसका शूट हुआ 2 रात, इसका शूट हुआ, नाइट शूट था। और पहली शिफ्ट में पूरा सिर्फ डांस था। रात को 6-7 बजे से शूट लगा था, सुबह 5 बजे तक हम लोग सिर्फ डांस कर रहे थे। नेक्स्ट डे फिर इसका अभिनय एक्टिंग पार्ट शूट हुआ आधा शिफ्ट, और फिर आधा शिफ्ट 12 बजे के बाद से फिर ये डांस सुबह 5-6 बजे तक शूट हो रहा था। और तकरीबन चलता रहा। सर बोलते थे आप और कीजिए, जितने स्टेप्स हैं। फिर सुबह 4 बजे एक व्यक्ति प्रकट हुए, जो कि उन्होंने एक कोरियोग्राफर बुलाए नेक्स्ट डे। तो उन्होंने बोला था कि आपने तो तकरीबन सब कर लिया, हम क्या बताएं। फिर भी उन्होंने कुछ 1-8 स्टेप दिए थे, तो वो फिर हमने किए, जो कि आप इसमें भी देख सकते हैं। इसमें तो बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारे लिए ये, मतलब मेरे लिए तो मेरी ज़िंदगी में अभी तक मैंने बहुत सारे शूट किए हैं, बट आई लव दिस शूट, आई कांट फॉरगेट दिस शूट, बिकॉज हम लखनऊ में शूट कर रहे थे। और वहाँ के पब्लिक ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, बिकॉज आई वॉज डूइंग सावधान इंडिया बिफोर। तो मुझे नहीं पता था कि लखनऊ की पब्लिक मुझे पहचानती है। सो वो ऑटोग्राफ के लिए सुबह सुबह वैनिटी के बाहर लाइन लगना, और फील वेरी नाइस। और एक दिल की आवाज़ थी कि ये पहला ऐड था जिसमें मैंने एक्ट नहीं किया। आई एंजॉय दिस शूट। बिल्कुल, बहुत बड़ा काम था और बहुत अच्छा काम था। हम लोग कहीं जाते हैं शूट करने, तो एक माइंड पे रहता है कि अरे डायलॉग्स बोल रहे हैं, मतलब एंजॉय एक काम के साथ एक प्रोफेशनल रहता है कि आप शूट कर रहे हैं। बट इन दिस एड आई फॉरगेट एवरीथिंग, आई ओनली डांस। मैंने सिर्फ डांस किया, बाकी मैं सब भूल गई थी। जी, क्या बात है। अब हम अपने श्रोताओं को आपके डांस के बारे में तो बता रहे हैं, दिखा तो नहीं सकते हैं, लेकिन इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनको से चल बनाए आशियाँ। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनको से चल बनाए आशियाँ। क्या बात है भाई। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हेमा जी ये गाना गुनगुनाते हुए बिल्कुल उसी अंदाज के साथ गुनगुना रही हैं कि जो आपने फिल्म में देखा होगा, और बहुत एंजॉय कर रही हैं, और हम भी इनके साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमारी बात चल रही थी विज्ञापन की दुनिया की, और आपने बताया कि बहुत सारे टीवी सीरियल में आपने एक्टिंग की। तो बताइए कि विज्ञापन में एक्टिंग करना, टीवी सीरियल में एक्टिंग करना, दोनों में काफ़ी भिन्नता होती है। क्या कुछ अंतर है, बताइए हमारे श्रोताओं को। मैंने काफ़ी सारे विज्ञापन किए हैं, और अनिल कपूर जी सर के साथ भी मैंने एक विज्ञापन किया था जी। ज्वेलरी का कोई ऐड था। तो मैं अभी जो नए बच्चे जो सीखने आ रहे हैं, मैं कुछ बच्चों को एक्टिंग कोचिंग भी देती हूँ, तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि आप पहले फ़र्क समझिए। अभिनेता बनने जब भी कोई मुंबई आता है, बिल्कुल, तो उन्हें बोलता कि हमें एक्टिंग का शौक़ है और हमें एक्टिंग करनी है, बट जब कैमरे के सामने जाते हैं तो थोड़ा सा फेलियर फील होता है उनको कि नहीं कर पाते हैं, बिकॉज अभिनय के 4 होते हैं। बिल्कुल, विधाएं अभिनय, हाँ, मतलब 4 सेक्टर्स हैं हमारे, 4 से 5 सेक्टर्स हैं। अभी एक OTT भी आ गया जो कि अलग। तो जब आप विज्ञापन फिल्मों में अभिनय करते हैं, वहाँ पे आपको मात्र 15 से 30 सेकंड के अंदर अपने अभिनय की क्षमता दिखानी पड़ती है। वहाँ पे डायलॉग्स नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाइन का डायलॉग होगा, या जो
प्रोडक्ट का जो कैप्शन होगा उस पे आपको एक्सप्रेशन देने होंगे। जी जी। तो वो एक क्विक है, वहां पे आप जितने क्विक एक्टर है, स्पॉन्टेनियस, आप कितना अच्छा हंसना, रोना, स्माइल, खुशी एक साथ दे हाँ, सकते हैं। मतलब उल्लास, एकदम आश्चर्यचकित, वो जो एक्सप्रेशन है वो 1 सेकंड का, 1 मिनट का खेल नहीं होता है, 15 से 30 सेकंड का खेल होता है वो अगर आप खेल गए तो विज्ञापन की दुनिया में आपका जो मेन है अभिनय, एक्सप्रेशन, अभिनय कौशल दिखा देना है। जब आप टीवी सीरियल की दुनिया में आते हैं तो टीवी सीरियल एक हाई मेलो ड्रामा होता है जिसमें आपको हर चीज, जैसे एक डायलॉग को, मतलब चूंकि वो डेली सोप चलता है जी, तो बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा होता है वो, हर चीज आपको बोल के बतानी पड़ती है, एक एक एक्सप्रेशन आपको बड़ा लाउड उसमें किया जाता है विद डायलॉग, बहुत सारे डायलॉग्स होते हैं। और सीरियल्स में भी जो डीडी नेशनल के सीरियल्स होते हैं, जो स्टार या प्राइवेट चैनल के सीरियल्स होते हैं, उनके शूट में भी फर्क होता है, क्योंकि डीडी के लिमिटेड कैमरेज और लिमिटेड फ्रेम में शूट होता है। डीडी नेशनल के शोज में डायलॉग्स ज़्यादा रहते थे और जो हम जी कलर्स, वो ट्रीटमेंट ज़्यादा होता है, एक्सप्रेशन, झूप जा, मतलब बिल्डअप, वो सब चीज़ें, तो अभिनय में फ़र्क होता है। फिर जब आप फिल्मों के लिए अभिनय करते हैं तो अभी फ़र्क हो गया है, पहले जब फिल्मों के लिए अभिनय होता था तो बड़ा रियलिस्टिक, बड़ा सटल, एक आपको अंडरटोन आपको खेलना पड़ता है। फिल्मों में बहुत आप हर चीज़ लाउड नहीं कर सकते जी। एक अंडरटोन। अभी जो OTT प्लेटफॉर्म के लिए जो अभिनय किया जा रहा है, अभी का जो अभिनय मतलब यात्रा है वो बहुत आगे निकल आई है चीज़ें। अभी एकदम वो लोग रियलिस्टिक कैरेक्टर मांगते हैं, वो कहते हैं कि आप बिना मेकअप के ऑडिशन कीजिए, बिना मेकअप के शूट कीजिए। अभी मैंने एक OTT के लिए मैंने एक फिल्म शूट किया है जिसमें हमने नाला सोपारा में एक जगह पे शूट किया था, जिसमें उन्होंने ओरिजिनल जो बस्ती होती है ना, कच्ची बस्ती, मतलब मुर्गे ऐसे घूम रहे हैं पूरा, हाँ पूरा ऐसे कीचड़ हो रहा है, असली में उनके घर लिए, असली उनकी दुकानें कैसे होती हैं, खिलौने वाला वहाँ बेच रहा है, बच्चे ऐसे ही नंगे दौड़ रहे हैं। तो अभी हमने 2 दिन ओरिजिनल लोकेशन में, मतलब वहाँ की मिट्टी भी इतनी स्लीपी की थी, हम चल रहे थे तो पैर फिसल रहे थे, बारिश में शूट किया था। तो आजकल रियलिस्टिक चीज़ें दिखाते हैं। तो फिर उन्होंने हमको डायलॉग्स नहीं दिए थे। अच्छा। जो डायरेक्टर थे, मुझे उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, मैंने उन्हें बोला, उन्होंने हमको सीन समझाया। क्या नाम है डायरेक्टर साहब का? आलोक जी करके था, आलोक जी, सरनेम मैं भूल रही हूँ। तो उन्होंने हमको एक सीन दे दिया था कि आप पति पत्नी दुकान के बाहर बैठे हैं और ऐसे पुलिस आती है या नेताजी आए, उन्होंने आपको बोला वोट मांग दें, उन्होंने हमको सीन दे दिया, आप परफॉर्म कीजिए, है ना, आप अपनी देवरानी से लड़िए, जमीन जायदाद का झगड़े का सीन दे दिया बहुत बड़ा, 3 कैरेक्टर थे, आप लोग अपने आप बोलिए। और फिर हमने जो बोला उन्होंने शूट किया और हमें तारीफ भी मिली। तो स्पॉन्टेनियस, तो वो एक नया अनुभव था मेरे लिए। तो एक आर्टिस्ट को उसके एक अभिनेता के तौर पे अपने आप को इतना डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, वो तैयारी आपकी खुद की होनी चाहिए। थिएटर की दुनिया अलग है। हम लोग जब अभिनय की दुनिया में प्रवेश करते हैं तो हमारा पहला प्रवेश द्वार होता है थिएटर। थिएटर करना बहुत अच्छी बात है। थिएटर करने से आप में कॉन्फिडेंस आता है, आपका जो कलाकार की जो पर्सनैलिटी है, एज ए आर्टिस्ट आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आपका वॉइस कल्चर, वॉइस मॉड्यूलेशन, आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बॉडी लैंग्वेज सीखते हैं। लेकिन थिएटर में पब्लिक ऑडियंस जो है आपके बिल्कुल सामने बैठी होती है और उस आखिरी व्यक्ति तक आपकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। अगर 300 को लोगों का हॉल है तो आपको लाउड बोलना पड़ता है, आपको एक्सप्रेशन भी बड़ा लाउड करना पड़ता है। लेकिन अभिनय की दुनिया नहीं, ये जितना दूर माइक है उतना दूर कैमरा होता है आपका, और आपका ऐसे टाइट क्लोज लगता है, आपको हिलना भी नहीं है, आपको सिर्फ आंखों से खेलना है और अपनी जबान से जो आपके डायलॉग हैं उनके साथ आपको, आपके सामने कोई नहीं होता है। थिएटर में आपके सामने सारे आर्टिस्ट इर्द गिर्द होते हैं, प्रतिक्रिया मिल जाती है तुरंत। लेकिन जब आप शूट करते हैं तो जब आपका क्लोज लगता है तो आपके सामने कोई नहीं होता। तो आपको उस लेवल तक का अभिनय, आपको बहुत अभ्यास चाहिए, उतना कॉन्फिडेंस चाहिए कि आपके सामने कोई सीन नहीं है, कोई गिरा नहीं, कोई मरा नहीं, बट आप फूट फूट के रो रहे हैं। कैसे रोएंगे आप? बिल्कुल कुछ है ही नहीं आपके सामने। वो असिस्टेंट खड़ा है, मैडम अब आप रो दीजिए, अब आप ये कर दीजिए, बहुत मुश्किल होता है। आप उतना चिल्लाइए, आप मतलब टूट गए हैं, वो एक्सप्रेशन लाना, तो उसके लिए एक एक्टर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसे करनी चाहिए, हर दिन अभ्यास करना चाहिए। जी जी। और इसके लिए आपको संवेदनशील होना, एक अभिनेता के लिए संवेदनशील होना पहली शर्त है। आप कहीं मत सीखिए जी, आप संवेदनशील बनिए,
आप भावनाओं को महसूस कीजिए। तो ये जो बारीकियां हैं, अभिनय की बारीकियां, इसके लिए कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी होती है। आपने कौन सा कोर्स किया एक्टिंग के लिए, कौन सा कोर्स किया इस दुनिया में आने से पहले? मैंने कोई कोर्स नहीं किया। मैं शायद बचपन से मैं मंचों की दुनिया से जुड़ी रही। 7 साल की उम्र से मैं डांस करती रही मंचों पे। फिर वहाँ पे स्कूल वगैरह में मैंने पार्टिसिपेट किया। मोस्टली मुझे सब लोग डांस में ही खींच के ले जाते थे। और पहली फिल्म जो मैंने की थी आपको बताई, उसमें वो मेरा अभिनय का पहला अनुभव था। क्योंकि मैंने उसमें डांस के लिए किया था, लेकिन जो डायरेक्टर सर थे उन्हें मेरा काम बहुत पसंद आया और उन्होंने उस फिल्म में मुझे एक छोटा सा किरदार दिया और मैंने 4 गाने और शूट किए और 1-1.5 महीने का छोटी सी सर्वेंट की एक बेटी का मैंने रोल किया था। फिल्म का नाम क्या था? चांदा थारे चांदनी पिक्चर थी, राजस्थान पिक्चर थी। किसी सर्वेंट की मुझे बेटी का, क्योंकि मैं छोटी थी, तो वो मेरा फिल्म कैमरा अनुभव पहला था जी। और अभिनय मैंने पहला जो मंच अभिनय किया, वो जो मैंने एक नाटक किया था राजस्थान सिंधी एकेडमी का, वो मैंने अपने आप से तैयार किया था। मुझे किसी ने डायरेक्ट नहीं किया, मेरे पास सिर्फ स्क्रिप्ट आई थी। मतलब माँ सरस्वती का मैं आशीर्वाद मानूंगी। और वो मेरा पहला मंचीय प्रदर्शन था और उसमें मैंने बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड लिया था। और वो अवार्ड मुझे जो कॉन्फिडेंस दे गया, उसके बाद फिर मैंने जयपुर में थिएटर ज्वाइन किया। मैंने कुछ लोगों के साथ मैंने एक वर्कशॉप की थी एनएसटी की, 1 महीने की वर्कशॉप थी। हालांकि उसमें मैं आधी वर्कशॉप अटेंड कर पाती थी, बिकॉज मैं सर्विस कर रही थी तभी। ऐसे एक प्राइवेट स्कूल में मैं जॉब किया करती थी। तो और कुछ अनुभव मुझे स्कूल में नौकरी करते हुए मिला। मैं एज ए म्यूज़िक टीचर काम कर रही थी, बट स्कूल के फंक्शन तैयार करवाने पड़ते थे, तो नाटक वाटक भी तैयार करवाने पड़ते थे। तो पहली बार पहला ड्रामा मैंने स्कूल के बच्चों के लिए लिखा था और उन्हें डायरेक्ट किया था। तो बच्चों को सिखाते सिखाते मेरा अभिनय कौशल और डेवलप होता चला गया। मतलब एक नौकरी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये बड़ी बात है कि खुद से सीखना ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन बहुत सघन भी होता है। मुझे सुशांत सिंह राजपूत के साथ मैंने काम किया था MS धोनी फिल्म में जी। उनकी मदर इन लॉ किया था और बहुत अच्छा अनुभव रहा था उनके साथ में शूट का जी। उनकी फिल्म पीके है, जो उनका एक गाना मुझे बहुत पसंद है सुशांत जी का जी। सुशांत जी और अनुष्का कपूर जी पे फिल्म जी जी जी। बिन पूछे तेरा नाम और पता, कदमों को रख के परे, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। है बहुत पसंद है मुझे। और इसमें सुशांत जी का जो प्रेजेंस है बहुत खूबसूरत, इस फिल्म में बहुत अच्छे लगे हैं वो। खाली रह गई अंजलि पर, और आपका तखल्लुस भी है अंजलि, हेमा चंदानी अंजलि। तो ये क्या है, कविता संग्रह है? तो कविता लिखने का विचार कहाँ आया, कैसे आया और किसकी प्रेरणा से आया? ये मेरा पहला काव्य संग्रह है, खाली रह गई अंजलि। और मैंने पहली कविता लिखी थी स्कूल में। जब मैंने जिस स्कूल में मैंने जॉब ज्वाइन किया था, उसमें एक मैगज़ीन निकल रही थी स्कूल की। तो उन्होंने मुझे कहा था कि सारे टीचर्स का इसमें कुछ ना कुछ है लेख, तो आप भी इसमें कुछ दीजिए, क्योंकि मैं स्कूल के लिए बच्चों के लिए भी गाने लिख दिया करती थी जी। तो उन्होंने कहा आप अपनी एक कविता दीजिए। तो कविता मेरी पहली थी जो कि मैंने माँ पर लिखी थी, और इस किताब की भी वो पहली कविता है जो मैंने माँ को डेडिकेट की है। तो वो मेरी पहली कविता थी जो कि स्कूल की मैगज़ीन में छपी थी। और उसके बाद फिर मैं कमर्शियल लिखती रही। मेरी जो वैसे करियर की शुरुआत है कमर्शियल लेखन से हुई थी। फिर जब मैंने कमर्शियल लेखन के दौरान मैं कुछ साहित्यिक गतिविधियों से मैं जुड़ी किसी एक साहित्यिक कार्यक्रम में। मतलब मैं किसी नाटक के लिए किसी नाटक ग्रुप से मिलने गई थी थिएटर ज्वाइन करने के लिए। और जिस जगह पे वो रिहर्सल हुआ करती थी वहाँ पर शाम को एक साहित्यिक प्रोग्राम था। तो उन्होंने मुझे कहा हेमा जी थोड़ी देर में एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला है, आप तो लिखती विकती हैं, मैं तब कमर्शियल लिखती थी, तो आप ज्वाइन कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो उस कार्यक्रम में मुझे भी पढ़ने का मौका मिला।
तब मैं गीत लिखा करती थी, तो मैं गीत में लिखती रहती थी, तो मैंने 2 गीत पढ़े थे उसमें। वहाँ पे जो लिटरेचर के लोग आए थे, हस्तीमल हस्ती जी सर आए थे, जो कि एक बहुत गज़ल के हस्ताक्षर कहे जाते हैं, मुंबई में बहुत बड़ा नाम है। तो उन्होंने मुझे सुना, उन्होंने कहा कि बेटा आप तो बहुत अच्छा लिखती हो, तो आप जुड़िए साहित्य से। उन्होंने फिर मुझे साहित्य के कार्यक्रमों में बुलाना चालू किया। वहाँ उन्हें सुन सुन के फिर मेरा मन हुआ कविताएं लिखने का। जी। फिर मैंने कविता लिखना चालू किया और वहाँ से मेरी एक साहित्य की यात्रा शुरू हो गई। और काफ़ी मुंबई में मुझे साहित्यकारों में मेरा काफ़ी उठना बैठना रहा जी, और वही मेरे प्रेरणा स्रोत रहे। जी। चंद लाइनें सुनाएं तो अच्छा लगेगा हमारे श्रोताओं को, कविता की कुछ पंक्ति। कौन सी कविता सुनाएंगे? आप चाहेंगे तो मैं लड़कियों पर एक कविता में सुनाना चाहूँगी आपको, जी, जो कि मेरी इस किताब में भी है। लड़कियों पर पहले मैं एक गीत पढ़ा करती थी, वो भी काफ़ी फेमस था, पर पहले मैं कविता की बात हुई है तो पहले मैं आपको कविता सुनाती हूँ। इसका शीर्षक है लड़कियाँ। जी। सच में दुनिया को बहुत हैरान करती हैं लड़कियाँ। सच में दुनिया को बहुत हैरान करती हैं लड़कियाँ। एक तो बिना बताए कोख में आ जाती हैं। एक तो बिना बताए कोख में आ जाती हैं। एक तो बिना बताए कोख में आ जाती हैं, फिर चाहे लाख मारने की कोशिश करो फिर भी बच जाती हैं लड़कियाँ। क्या बात है। एक तो बिना बताए कोख में आ जाती हैं, फिर चाहे लाख मारने की कोशिश करो फिर भी बच जाती हैं लड़कियाँ। ठीक से खाने को न दो, ठीक से खाने को न दो, ठीक से खाने को न दो फिर भी देह बढ़ती ही जाती है। क्या बात है। ठीक से खाने को न दो फिर भी देह बढ़ती ही जाती है। फटे पुराने कैसे भी कपड़े पहनाओ फिर भी सुंदर दिखती हैं लड़कियां। वाह वाह। फटे पुराने कैसे भी कपड़े पहनाओ फिर भी सुंदर दिखती हैं लड़कियां। क्या बात है। गरीबों की तरह पढ़ाओ, गरीबों की तरह पढ़ाओ फिर भी मेरिट में आ जाती हैं लड़कियां। क्या बात है। वाह। गरीबों की तरह पढ़ाओ फिर भी मेरिट में आ जाती हैं लड़कियां। लाख पराई कह दो, लाख पराई कह दो फिर भी अपनापन दिखलाती हैं लड़कियां। वाह वाह वाह, क्या बात है। अपनापन दिखलाती हैं लड़कियां। लाख पराई कह दो फिर भी अपनापन दिखलाती हैं लड़कियां। चाहे पहले घर की 4 दीवारी ना लांघ पाई हो कभी, चाहे पहले घर की 4 दीवारी ना लांघ पाई हो कभी, मगर पति की बीमारी पे नौकरी को चली जाती हैं लड़कियां। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। चाहे पहले घर की 4 दीवारी तक न लांघ पाई हो कभी, मगर पति की बीमारी पे नौकरी को चली जाती हैं लड़कियां। चाहे खुद के लिए कभी आवाज़ न उठाई हो, चाहे खुद के लिए कभी आवाज़ न उठाई हो, मगर बच्चों के लिए ज़माने भर से लड़ जाती हैं लड़कियां। वाह वाह, मगर बच्चों के लिए ज़माने भर से लड़ जाती हैं लड़कियां। वैधव्य हो या तलाक, वैधव्य हो या तलाक, उम्र भर मृत रिश्तों को ढोती हैं लड़कियां। वाह, बहुत वैधव्य हो या तलाक, उम्र भर मृत रिश्तों को ढोती हैं लड़कियां। खुद से अनजान, खुद से अनजान मगर घर के लिए हमेशा परेशान रहती हैं लड़कियां। बहुत बढ़िया। खुद से अनजान मगर घर के लिए हमेशा परेशान रहती हैं लड़कियां। शायद सही कहती है ये दुनिया, शायद सही कहती है ये दुनिया कि लड़कियों की अक्ल घुटनों में होती है। क्या बात है। शायद सही कहती है दुनिया कि लड़कियों की अक्ल घुटनों में होती है। अगर सच में सिर में होती तो उनकी दुनिया ऐसी ना होती। क्या बात है। अगर सच में सिर में होती तो उनकी दुनिया ऐसी ना होती। सच में मेरी तो समझ से परे हैं लड़कियां, मेरी तो समझ से परे हैं लड़कियां। क्या बात है, बहुत बढ़िया। या फिर गज़लों की ओर चले हम। कविता, ये तो आपने कविता सुनाई और आपने गज़लें भी कही हैं जी, शेर व शायरी भी करती हैं। आपने बताया कि बचपन से शौक़ रहा है, तो ये शेर व शायरी की दुनिया में चलते हैं और एक गज़ल आप कहें, तरन्नुम में अगर गाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, मेरी तहद में भी एक गज़ल है, वो अगर आप बाद में सुने या जैसे एक तहद में पढ़ूंगे एक तरन्नुम में। तरन्नुम में ठीक है। हाँ। ला 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 ला, इश्क में यूं तो क्या नहीं होता, दर्द दिल से जुदा नहीं
होता। वाह। इश्क में यूं तो क्या नहीं होता, दर्द दिल से जुदा नहीं होता। ये मेरा एक शेर था। जी। तो पहले वो शेर हुआ था हम्म। और उसके बाद ये गज़ल हुई। उस शेर को लेके मैंने ये गज़ल की। वो इस गज़ल के आखिर में आएगा। बहुत अच्छा शेर है। अभी मैं गज़ल शुरू कर रही हूँ। जी। इश्क में यूं तो क्या नहीं होता, दर्द दिल से जुदा नहीं होता। वाह। यूं उलझ जाती है गज़ल मेरी, यूं उलझ जाती है गज़ल मेरी, कोई मिसरा अदा नहीं होता। क्या बात है। कोई मिसरा अदा नहीं होता। प्यार करके भी हमने देख लिया, प्यार करके भी हमने देख लिया, प्यार से कुछ भला नहीं होता। वाह वाह। प्यार से कुछ भला नहीं होता। कैसे तन्हा कहूँ मैं आँखों को, कैसे तन्हा कहूँ मैं आँखों को, अक्स उसका जुदा नहीं होता, अक्स उसका जुदा नहीं होता। अब वो शेर जिसके लिए गज़ल हुई थी। जी। जब भी गिरती हूँ थाम लेता है, जब भी गिरती हूँ थाम लेता है, कैसे कह दूँ खुदा नहीं होता, कैसे कह दूँ खुदा नहीं होता। जब भी गिरती हूँ थाम लेता है, कैसे कह दूँ खुदा नहीं होता। इश्क में यूं तो क्या नहीं होता, दर्द दिल से जुदा नहीं होता। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, क्या खूब गाया आपने। तरन्नुम में गाया, खूब गाया, बहुत अच्छा लगा। और अब यहाँ पर एक कोई गज़ल होनी चाहिए, फिल्मी गज़ल। बताइए आपकी पसंद की कौन सी गज़ल हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं। फिल्म साथ साथ, उमराव जान, अर्थ, या फिर आपकी कोई और। एक लता जी की बहुत अच्छी गज़ल है, तो वो थी हम हैं मताए कूचा। हम हैं मताए कूचा। हम हैं मताए कूचा,
बाजार की तरह उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। तो पेश है ये गज़ल। अब बहुत हेमा जी बहुत संक्षेप में अपने श्रोताओं को बता दें कि हेमा जी डबिंग आर्टिस्ट भी हैं। बहुत संक्षेप में आप बताइए हमारे श्रोताओं को। कुछ फिल्मों की डबिंग भी की है, कोरियन फिल्में भी कुछ की हैं, उनके नाम बताइए। फिल्में या सीरियल। कमल हसन के लिए भी आपने डब किया है, इतने बड़े अभिनेता के लिए। अभी 1 साल से मैं डबिंग कर रही हूँ। पहले भी करती थी, लेकिन पहले मैं अपने लिए अपनी आवाज़ को कभी जब ज़रूरत पड़ती थी डब करती थी। क्योंकि मैं रेडियो की दुनिया से रही हूँ और आवाज़ की दुनिया हमेशा मेरी पहली पसंद रही है। और मुझे स्टूडियो में जाके ऐसे हेडफोन लगा के और माइक के सामने क्या बात है बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो रेडियो की दुनिया हो चाहे वो डबिंग की दुनिया हो। सो आई लव दैट। और डबिंग की दुनिया थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है, बिकॉज आप जब अभिनय करते हैं, आप जब संवाद बोलते हैं, तो वो कैरेक्टर आप खुद कर रहे होते हैं। तो उसमें आवाज़ में अभिनय आपको करना नहीं पड़ता। जैसे आप अगर मंच पे रो रहे हैं या कैमरे के सामने कोई कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, माँ का, बेटी का, तो आपकी आवाज़ में अपने आप भाव आ जाते हैं। जी जी। लेकिन डबिंग की दुनिया ऐसी है कि अभिनय सामने वाला कर रहा है और आपको अपनी आवाज़ देनी है। अगर वो रो रहा है तो उसके रोने को आपकी आवाज़ देनी है। बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि वही रो रहा है, वही हंस रहा है। तो अभी मैंने ऐसे काफ़ी सारे डब किए हैं। कुछ शुरुआत मैंने क्राउड डब से की थी, जिसमें कुछ कुछ कैरेक्टर्स भी डब कराए जाते थे। सिकंदर, सितारे ज़मीं पर, और भी ठग लाइफ भी हमारे सामने आई थी। उसमें कुछ छोटे छोटे इंसीज थे, कुछ ओल्ड लेडी के कैरेक्टर थे। और अभी मेरे पास एक फ़िल्म आई थी जिसमें मुझे कहा गया था कि आप जाइए और स्टूडियो में एक ओल्ड लेडी का किरदार है। मैं ओल्ड 70-80 तक का मैं बहुत अच्छा डब करती हूँ। तो मुझे नहीं बताया गया था कौन सी फिल्म है और कौन सा कैरेक्टर है। और जब मैं पहुँची तो जब मेरे सामने सीन चला दिया गया, अरे मैंने कहा ये तो उषा जी हैं। और वो बड़ा अलग तरीके से बोलती हैं। मतलब उनको डब करना थोड़ा सा मैं घबराई पहले, क्योंकि उनकी आवाज़ बनाना, मतलब उषा नाडकर्णी जी जो पवित्र रिश्ता में सुशांत जी की माँ रही हैं, तो वो थोड़ा सा ऐसे करके बोलती हैं, इधर आ। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बट आई लव दैट डब। और मैंने 3 घंटे में वो ख़त्म किया। और वो फिल्म आप देख सकते हैं, अभी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर भी वो उपलब्ध है। वो मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि रही। उसके अलावा मैं अभी कुछ बांग्ला सीरियल डब कर रही हूँ, जो कि सन टीवी पर आते हैं जी। कालीघाट करके है, और शीतला माता है, कालीघाट है, अभी एक ज्योत्सना भी आ रहा है जी। तो उनमें मैं लीड जो कैरेक्टर्स होते हैं, बड़ी माँ है या छोटी माँ, कुछ कैरेक्टर्स में उन्हें रेगुलर कंटिन्यूटी मेरा कैरेक्टर है, वो मैं डब कर रही हूँ। कुछ और भी मैंने फिल्में डब की हैं। तो आई लव दिस वर्क, डबिंग जी। तो ये डबिंग की दुनिया और रेडियो की दुनिया, फिल्मों की दुनिया, टीवी सीरियल की दुनिया को आपने छुआ और बाकायदा अपने को परफॉर्म किया, अपने दर्शकों को मोहित किया। और आज विविध भारती के स्टूडियो में आकर अपनी इस यात्रा के बारे में बताया। इसके लिए आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। कुछ सीरियल्स के जिक्र कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सावधान इंडिया मैंने बहुत सारे किए हैं, और अभी भी तकरीबन हर हफ्ते मेरा एक एपिसोड रिपीट आता है। क्राइम पेट्रोल किए हैं, सीआईडी मैंने किया है, उत्तरन मेरा एक सीरियल था जिसमें मैंने हेमा जी आपने डबिंग की दुनिया के बारे में बताया हमारे श्रोताओं को, और बहुत सारे सीरियल्स में आपने काम किए हैं, टीवी सीरियल में। उन टीवी सीरियल्स का जिक्र कीजिए जिसमें आपने एक्टिंग की है। जी, मैंने काफ़ी सारे टीवी शोज़ में मैंने अभिनय किया, जिसमें मैं उत्तरन का जिक्र करना चाहूँगी जी। क्योंकि उत्तरन वो मेरा पसंदीदा रोल था। हालांकि मैंने 2011 से जो भी मैंने काम किया, मुझे तकरीबन मदर के ही रोल मिलते आए। दैट टाइम आई वाज टू यंग, बट मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये रोल नहीं करना, और आई वॉज कम्फर्टेबल, और उसमें मुझे लीड मिलता था। एपिसोडिक्स में बहुत सारे करती थी, बट उत्तरन जब मुझे मिला तो उससे पहले मैंने कहानी की थी सावधान इंडिया की, जिसमें मैंने एसीपी का रोल किया था। और उससे पहले 2013 में आई लव पुलिस रोल, जिसमें थोड़ा सा मतलब अच्छा बहादुरी जैसा काम हो। तो 2013 में मैंने एक फिल्म की थी, डायरेक्टर थे शशिलाल नायर सर। नागरिक पिक्चर थी, कमाला मुरली प्रोडक्शन की, जो कि फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई।
तो उसमें पहली बार मैंने पुलिस का रोल किया था। उसके बाद मैंने एक कहानी की थी शायद 13-14 के आसपास, सावधान इंडिया। तो उस कहानी से मुझे ये सीरियल मिला उतरन, जिसमें मैंने एसपी सुधा तिवारी का कैरेक्टर किया था, जो कि बहुत ही खड़ूस और खूंखार टाइप की जेलर थी। और ये रोल मेरा काफ़ी फेमस हुआ था। उसके बाद अफसर बिटिया किया, उसमें मैंने कलेक्टर का रोल किया। ऐसे काफ़ी सारे सीरियल्स मैंने किए हैं। भागो किया, कैरी किया, बहुत गुमराह किया। बालाजी के भी मैं एक 10 सीरियल करती थी, उसमें मेरा कंटिन्यूटी मदर का रोल था। एपिसोडिक्स तो मैंने वेब बेड किया, बहुत सारे शोज़ किए। अभी मैंने रिसेंटली एक बहुत बड़ी कार के लिए मैंने एक ऐड किया है। कुछ लैपटॉप की कंपनीज हैं, उनके लिए मैंने ऐड किया है। और म्यूचुअल फंड के लिए मैंने अभी ऐड किया है। अभी रिसेंटली मैंने एक OTT फिल्म की है जी। और अभी मेरी एक फिल्म रिलीज हुई है 20 तारीख को, जयपुर में है, जयपुर के जैम सिनेमा में, टाइगर ऑफ राजस्थान, जिसमें मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि उसमें मैंने रंजीत जी के साथ में काम किया, जो कि अपने ज़माने के एक मशहूर विलेन रहे हैं। और मैंने उनकी पत्नी का रोल किया। जब मुझे नहीं पता था, जब मैं शूट कर रही थी, मुझे कहा था कि हीरो जो थे इसी फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा था आपको मेरी मदर का रोल करना है, करेंगी आप? मैंने कहा मैं करूँगी। जब मैं सेट पे पहुंची तो पता चला मेरे पति का रोल कर रहे हैं रंजीत जी। क्या बात है। अब मैं तो बड़ी छोटी लग रही थी, वो तो बहुत सीनियर कलाकार हैं। तो इस फिल्म में पहली बार मेरे सारे बाल सफ़ेद कर दिए गए, और काफ़ी, क्योंकि उनकी पत्नी दिखाने के लिए। और इसमें देवोलीना भट्टाचार्य जी हैं, गोपी बहू के नाम से जो फेमस है, उन्होंने मेरी बहू का किरदार किया है। और ये फिल्म अभी बहुत अच्छी चल रही है जैम सिनेमा में, बहुत अच्छा रोल है, और ये फिल्म मेरे लिए यादगार रही है जी। आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे हमारे श्रोताओं को? आने वाली अभी एक OTT फिल्म जो मैं शूट कर आई हूँ, अभी वो शूट प्रोसेस में है, तो उसका नाम तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती जी। और कुछ मेरे ऐड हैं और कुछ अभी मेरी फिल्मों की बातचीत चल रही है। तो बहुत जल्दी मैं बहुत अच्छे प्रोजेक्ट के साथ दर्शकों के सामने आऊँगी, और मैं ज़रूर यहाँ पर आकर फिर से बताऊँगी उसके बारे में जी। अभी कुछ चीज़ें पाइपलाइन में हैं, तो जल्दी ही वर्कआउट होके बहुत जल्दी शूट होगा। कुछ अच्छी फिल्में हैं। विविध भारती परिवार की ओर से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि इस दिशा में भी आपको कामयाबी मिले। और कुछ कहना चाहती हैं आप, बताइए। मैं एक कविता मुंबई के नाम करना चाहती हूँ, मुंबई के दर्शकों के। मुंबई से बहुत प्यार है आपको? मुझे मुंबई से बहुत प्यार है और मैं मुंबई की बहुत शुक्रगुजार हूँ। हेमा जी, आपकी बातचीत के दौरान कई जगह हमें ये महसूस हुआ, और हम रिकॉर्डिंग से पहले भी जब बात कर रहे थे तो आपने कई बार जिक्र किया कि मुंबई से मुझे बहुत प्यार है, मैं मुंबई से कहीं बाहर नहीं जाना चाहती हूँ। मुंबई के नाम कोई कविता लिखी है आपने? हाँ जी, अभी बीच में मेरा कई वर्षों का लेखन में ब्रेक हुआ, कोरोना के बाद से माता पिता बीमार रहे और मुंबई मुझसे छूट भी गया था। और मैं मुंबई कभी भी नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं जब से मुंबई आई हूँ, 15 साल बाद मुझसे कोरोना ने मुंबई छुड़वाया जी जी। और फिर अभी जब मैं मुंबई लौटी तो मुंबई पे एक किताब प्रकाशित होने वाली थी, आमची मुंबई करके। मुंबई का उसमें पूरा इतिहास है, यहाँ के लेखक हैं, यहाँ के जो भी मुंबई से जुड़े जितने भी लोग हैं जो मुंबई में बहुत साल से काम कर रहे हैं जी जी। तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे पत्रकार जिन्होंने ये किताब लिखी, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला, हेमा जी मुंबई के लेखकों में आपका नाम शामिल किया गया इस किताब में, और मैं चाहता हूँ कि आपकी कविता भी इस किताब में आए, चूँकि आप एज ए लेखक इसमें शामिल हैं, आप बहुत वर्षों से साहित्य से जुड़ी हैं। तो मैंने कहा नहीं सर, कविताएँ तो अब मैं नहीं लिखा करती, बहुत कुछ वर्ष हो गए। बोले नहीं, आप तो किताब निकालिए आपने, आप कैसे कह सकते हैं, आपको लिखनी पड़ेगी, आप लिखिए। और 1 से 1.5 घंटे में जब मैं लिखने बैठी, आप यकीन नहीं करेंगे कि 1 से 1.5 घंटे में मैं ये कविता लिख के उठ गई थी बिना किसी कॉन्सेप्ट पे। जब मैं लिखने बैठी थी सिर्फ मेरे जहन में मुंबई था, क्योंकि मुंबई मुझसे छूटा था, और मुंबई छूटने का दर्द क्या होता है, जिनसे छूटा है वही बता सकते हैं। और मैं चौथी बार मुंबई लौटी हूँ, और मैं मुंबई की शुक्रगुजार हूँ, मुंबा देवी की शुक्रगुजार हूँ। मुंबई ने मुझे बहुत प्यार दिया और हमेशा बुला लेती है। और मैं एक फ़िल्म लिखने आई थी इस बार यहाँ, अचानक से मुझे कॉल आया, मुझे फ़िल्म लिखने का कॉल आया। वो फिल्म तो मैंने नहीं लिखी, बट मैं वापस यहाँ टिक गई। 2 लाइन वो कविता सुनाइए। हाँ, मैं चाहती हूँ कि वो कविता आप पूरी दें, क्योंकि ये जो कविता है ये मुंबई को मैं अपने परिवार की तरह महसूस करती हूँ, और मुंबई में जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो इससे रिलेट करेंगे। घर से दूर हूँ मगर घर जैसा एहसास कराती है मुंबई। घर से दूर हूँ मगर घर जैसा एहसास कराती है मुंबई। मेरे ख्वाबों को
अपने पंख लगाती है मुंबई। वाह वाह, क्या बात है। घर से दूर हूँ मगर घर जैसा एहसास कराती है मुंबई, मेरे ख्वाबों को अपने पंख लगाती है मुंबई, बड़े सुकून की नींद आती है इसके आगोश में। क्या बात है। बड़े सुकून की नींद आती है इसके आगोश में, माँ के आंचल सा एहसास कराती है मुंबई। वाह। मैं बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ खुद को मुंबई के आंगन में, बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ मैं खुद को मुंबई के आंगन में, हर गली कूचा पिता के साए सा आभास कराती है मुंबई। वाह वाह। बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ मैं खुद को मुंबई के आंगन में, हर गली कूचा पिता के साए सा आभास कराती है मुंबई। गिरने से पहले ही थाम लेती है मुझको ये, गिरने से पहले ही थाम लेती है मुझको ये, एक भाई की तरह हर कदम पे साथ निभाती है मुंबई। वाह। गिरने से पहले ही थाम लेती है मुझको ये, एक भाई की तरह हर कदम पे साथ निभाती है मुंबई। कभी चांद सा हम सफ़र और कभी बच्चों से सितारे टाँक देती है मेरी चुनरी में। क्या बात। कभी चांद सा हम सफ़र और कभी बच्चों से सितारे टाँक देती है मेरी चुनरी में, खुशियों से गोद भराई करती मेरी बहन सा एहसास कराती है मुंबई। बहुत बढ़िया। मैं इसका हाथ थामे बड़ी दूर तलक चल सकती हूँ, मैं इसका हाथ थामे बड़ी दूर तलक चल सकती हूँ, किसी महबूब सी मोहब्बत का एहसास कराती है मुंबई। वाह। किसी महबूब सी मोहब्बत का एहसास कराती है मुंबई। वाह। शुक्रिया मुंबई, लव यू मुंबई। वाह हेमा जी, बहुत अच्छे नोट पर हमारी बातचीत ख़त्म हो रही है और आपने इतनी सारी बातें हमारे श्रोताओं से साझा की, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हेमा जी, नमस्कार। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू।